निजी शिक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7वीं का गणित अध्याय 1 संख्याएं और संख्याएं पुनरावृत्ति। कक्षा 6वीं में हम लोगों ने पढ़ा था प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्याएं। आज उन्हीं को हम लोग रिपीट करते कक्षा 7वीं के पहले क्लास में। ठीक है, प्राकृत संख्या क्या है? गणना के लिए जिन संख्याओं का उपयोग किया जाता है वे सारी संख्याएं क्या कहलाती है? प्राकृत संख्याएं कहलाती है। ठीक है, इस समूह को किससे व्यक्त करते हैं? n से व्यक्त करते हैं। गणना मतलब क्या होता है? हम लोग जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हम लोग इसको जितने तक भी हम लोग संख्याएं को गणना कर सकते हैं अनंत तक, उन संख्याओं में किसका उपयोग होता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन संख्याओं का उपयोग होता है। इन संख्याओं को क्या बोलते हैं हम लोग? प्राकृत संख्या। इन्हीं संख्याएं से हम लोग बड़े से बड़े गणना को संभव कर पाते हैं। ठीक है, इसको किससे व्यक्त करते हैं? n से। n मतलब क्या होता है? नेचुरल नंबर। ठीक है, किसी प्राकृत संख्या में एक जोड़ने पर उसकी परवर्ती और एक घटाने पर क्या होता है? उसका पूर्ववर्ती मिलता है। पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या क्या होता है? पूर्ववर्ती संख्या मतलब होता है, पूर्व से नाम से ही स्पष्ट है, पूर्व मतलब होता है पहले और परवर्ती पर मतलब होता है बाद में। मतलब क्या होगा? अगर हम लोग किसी संख्या को लेते हैं और उसमें एक जोड़ते हैं तो उसका एक बाद वाला संख्या प्राप्त होता है, इसको क्या बोलते हैं? परवर्ती संख्या। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है कि अगर हम लोग 5 में 1 जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है? हमको 6 प्राप्त होता है। इसको क्या बोलते हैं? परवर्ती संख्या। इंग्लिश में इसको बोलते हैं आफ्टर नंबर। ठीक है, अब देखते हैं पूर्ववर्ती संख्या। पूर्व मतलब होता है पहले। तो हमको इसके लिए क्या करना होगा? अगर कोई भी संख्या लेते हैं उसमें क्या करते हैं? एक घटा देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? हमको कौन सी संख्या मिलती है? उसके एक पहले वाली संख्या मिलती है, इसको क्या बोलते हैं? पूर्ववर्ती संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बिफोर नंबर। क्लियर? अब देखते हैं प्राकृत संख्याओं के गुण। नेचुरल नंबर्स के क्या क्या गुण होते हैं वो देखते हैं। पहला, दो प्राकृत संख्याओं का आपस में जब योग करते हैं या फिर गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? हमको प्राकृत संख्या ही प्राप्त होता है। ठीक है, दूसरा क्या बोलता है? दो प्राकृत संख्याओं को आपस में व्यकलन करते हैं। व्यकलन मतलब क्या होता है? घटाना या भाग करते हैं तो क्या होता है? सदैव प्राकृत संख्या प्राप्त हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, दो प्राकृत संख्याओं को तीसरा नंबर बोलता है दो प्राकृत संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं, आगे पीछे करके जोड़ सकते हैं, लेकिन क्या करते हैं? किसी भी क्रम में गुणा कर सकते हैं। इनको हम लोग आगे पीछे करके गुणा कर सकते हैं। जैसे 2 गुणित अगर 3 है तो क्या होगा? 6 आएगा, लेकिन उसको हम लोग 3 गुणित 2 करेंगे तब भी 6 आएगा। तो हम लोग इसका क्या है? सीक्वेंस जो है वो चेंज कर सकते हैं। किसमें? सिर्फ गुणा में और योग में। अर्थात प्राकृत संख्याओं के लिए क्रम विनिमय का नियम योग व गुणन संक्रिया में लागू होता है। क्रम विनिमय मतलब होता है सीक्वेंस चेंज करना। ठीक है, घटाने व भाग करने में संक्रिया, जो घटाना और भाग करना होता है उसमें यह संक्रिया लागू नहीं होता है। फिर 4th नंबर बोलता है प्राकृत संख्याओं के लिए साहचर्य नियम योग व गुणा संक्रिया में लागू होता है, जबकि घटाने व भाग संक्रिया में लागू नहीं होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं 5वां नंबर। प्राकृत संख्याओं के लिए गुणा अगर करते हैं या योग व अंतर पर क्या होता है? वितरण होता है, बंटन होता है। किसी प्राकृत संख्या में 1 से गुणा या भाग करने पर संख्या का जो मान है वो नहीं बदलता है। ठीक है, किसी भी प्राकृत संख्या में अगर हम लोग 1 से गुणा करेंगे, जैसे अगर हम लोग 5 लेते हैं और 5 में हम लोग 1 से गुणा करते हैं तो क्या होगा? उसका मान चेंज नहीं होगा। ठीक है, लेकिन भाग करने पर क्या होगा? चेंज हो जाएगा। भाग करने पर भी चेंज नहीं होगा। इस प्रकार ABC 3 प्राकृत संख्याओं के लिए कौन कौन से नियम लागू होते हैं हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहला है अगर इसका योग होगा तो एक प्राकृत संख्या प्राप्त होगा। अगर ये क्या होगा? गुणा होगा। A और B अगर एक कोई प्राकृत संख्या है, अगर इन दोनों में गुणा होता है तो क्या होगा? प्राकृत संख्या ही प्राप्त होगा। फिर देखते हैं अगर A और B कोई प्राकृत संख्या है, अगर उनमें अंतर निकालते हैं तो उसका जो अंतर होगा वो क्या होगा? प्राकृत संख्या प्राप्त हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर भाग देखते हैं, कोई भी A और B प्राकृत संख्या है, अगर उनमें हम लोग भाग करते हैं तो उसका जो भागफल है वो क्या हो? प्राकृत संख्या हो ऐसा जरूरी नहीं है।
ठीक है। अगर a और b प्राकृत संख्या है तो इसमें क्रम विनिमय का नियम लागू होगा, हम लोगों ने पढ़ा। गुणा में भी होगा, अंतर और भागफल में नहीं होगा, सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर कोई प्राकृत संख्या है उसको अगर 1 से गुणा करते हैं या फिर 1 से भाग देते हैं तो क्या होता है, वो उसका मान जो है वो चेंज नहीं होता है। और इसमें देखो ये वाले ए बी सी 3 प्राकृत संख्या है, इसमें भी हम लोग क्रम विनिमय का नियम गुणा और जो योगफल है और गुणनफल है उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग कोई प्राकृत संख्या है उसमें अगर 1 का योग करते हैं या फिर 1 का गुणा करते हैं तो उन प्राकृत संख्याओं का मान जो होता है वो चेंज नहीं होता है। अब देखते हैं पूर्ण संख्याएं, वोल नंबर जिसको बोलते हैं, ठीक है। प्राकृत संख्याओं के समूह में अगर शून्य को शामिल कर दिया जाता है, जैसे अगर हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पढ़ते हैं, ये प्राकृत संख्या होता है, नेचुरल नंबर। अगर उसमें उस समूह में अगर हम लोग शून्य को जोड़ देते हैं तो क्या होगा, वो संख्या क्या होगा, पूर्ण संख्या कहलाता है, ठीक है। पूर्ण संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, W से प्रदर्शित करते हैं, वोल नंबर से, अर्थात W = 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अगर एक परवर्ती संख्या है तो 0 को छोड़कर प्रत्येक पूर्ण संख्या का एक पूर्व, अगर हम लोग 0 को हटा देते हैं उस ग्रुप से और 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 देखते हैं, मतलब आगे की जितनी भी संख्याएं देखते हैं उनका एक पूर्ववर्ती संख्या हमको प्राप्त होता है। पहली तथा सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है, 0 है, जहाँ से पूर्ण संख्या प्रारंभ होता है, ठीक है। पूर्ण संख्याओं के गुण, प्राकृत संख्याओं के सभी गुण पूर्ण संख्याओं के लिए भी सही हैं। दूसरा, किसी पूर्ण प्राकृत संख्या में जितने भी नियम हमारे लागू होते हैं वो क्या होता है, पूर्ण संख्या के लिए भी लागू होता है, ठीक है। फिर दूसरा देखते हैं, किसी पूर्ण संख्या में शून्य को जोड़ने या घटाने पर संख्या का मान क्या होगा, चेंज नहीं होगा। जैसे अगर हम लोग 6 में 0 जोड़ देते हैं तो क्या होगा, 6 ही प्राप्त होगा, तो उसका मान चेंज नहीं हुआ। शून्य को योग के लिए तत्समक अव्यय या योज्य तत्समय अव्यय कहते हैं, ठीक है। फिर तीसरा है, किसी भी पूर्ण संख्या में 1 से गुणा करने पर संख्या का मान नहीं बदलता है। 1 का गुणन के लिए तत्समक अव्यय गुण भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर चौथा दिया है, शून्य में किसी पूर्ण संख्या का अगर हम लोग भाग देते हैं तो भागफल शून्य ही रहता है, ठीक। जैसे अगर 7 को हम लोग शून्य से भाग देते हैं तो इसका भागफल क्या होगा, 0 आएगा, ठीक है। जबकि किसी पूर्ण संख्या में शून्य से भाग देना अपरिभाषित है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसकी परिभाषा हमको नहीं मिलती है, ठीक। अब देखते हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या क्या होता है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या तो 1 से 9 तक हो गया, आपका पूर्ण संख्या हो गया 0 से 9 तक का समूह हो गया, ठीक है। 0 से आगे जो भी संख्या आती है उसका समूह हो गया। अब पूर्णांक संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य, इन सभी संख्याओं के समूहों को अगर मिला देते हैं, संग्रह कर देते हैं तो क्या होता है, पूर्णांक संख्या कहलाता है। या इसे क्या है, इसे I से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात I = जितने भी माइनस ऋणात्मक संख्याएं होती है और जितने भी धनात्मक संख्याएं होती है और शून्य, सारे चीज़ों को मिलाकर क्या बनता है, सारे चीज़ों का जो संग्रह होता है वो क्या कहलाता है, पूर्णांक संख्या, ठीक है। पूर्णांक संख्याओं के गुण देखते हैं। पहला क्या, पूर्णांक संख्याओं के सभी गुण, जितने भी पूर्ण संख्या में जो गुण लागू होते हैं वो पूर्णांक संख्याओं के लिए भी सही होते हैं। दूसरा देखते हैं, पूर्णांक संख्याओं के योग, अंतर व गुणा पर संवरक गुण नियम लागू होता है, अर्थात दो पूर्णांकों का योग, अंतर व जब दो पूर्णांकों का योग करते हैं या अंतर करते हैं और गुणा करते हैं तो सदैव एक पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होता है, ठीक है। तीसरा क्या है, पूर्णांक के भाग पर सदैव संवरक गुण लागू नहीं होता है, अर्थात दो पूर्णांकों का अगर हम लोग भाग करते हैं तो सदैव पूर्णांक संख्या प्राप्त हो ऐसा जरूरी नहीं है। दो धनात्मक पूर्णांकों का योगफल अगर दो धनात्मक पूर्णांकों का योग करते हैं तो धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है योगफल, लेकिन अगर दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग करते हैं तो जो योगफल होगा वो ऋणात्मक प्राप्त होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, नंबर 4 बोलता है कि एक धनात्मक एवं एक ऋणात्मक पूर्णांकों का योगफल, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक का योगफल क्या होगा,
धनात्मक होगा, या धनात्मक पूर्णांक का आंकिक मान अधिक हो तो योगफल क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यदि ऋणात्मक पूर्णांक का आंकिक मान अधिक हो, अगर इसका आंकिक मान अधिक हो किसी ऋणात्मक संख्या का योज्य जो प्रतिलोम होता है वो धनात्मक, और धनात्मक संख्या का योज्य प्रतिलोम जो होता है वो ऋणात्मक होता है। फिर क्या बोलता है, किसी धनात्मक पूर्णांकों को किसी ऋणात्मक पूर्णांकों के साथ गुणन करने पर ऋणात्मक प्राप्त होता है। फिर दो धनात्मक पूर्णांकों या दो ऋणात्मक पूर्णांकों का अगर गुणा करते हैं, दो धनात्मक या दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन करने पर क्या प्राप्त होता है, धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। शून्य को छोड़कर प्रत्येक पूर्णांक में उसी का पूर्णांक का भागफल देने पर, अगर शून्य को हम लोग छोड़ देते हैं और क्या करते हैं उसी पूर्णांक का अगर हम लोग भाग देते हैं तो क्या भागफल क्या प्राप्त होता है, हमको हमेशा 1 प्राप्त होता है। ठीक है, शून्य को छोड़कर प्रत्येक पूर्णांक को उसके योज्य प्रतिलोम से भाग दे देने पर क्या प्राप्त होता है, भागफल माइनस योज्य प्रतिलोम मतलब होता है उल्टा। ठीक है, इसका क्या कहते हैं, भाग देते हैं तो क्या प्राप्त होता है, -1 मतलब ऋणात्मक 1 में प्राप्त होता है। अब देखते हैं कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्याएं कौन कौन से नियमों का पालन करते हैं। ठीक है, अगर योग संक्रिया देखें, अगर जोड़ना अगर हम लोग देखते हैं योग संक्रिया की बात करते हैं तो प्राकृत संख्या कौन कौन से नियम का पालन करता है, संवरक नियम पालन करता है, क्रम विनिमय नियम पालन करता है, साहचर्य नियम, लेकिन संवरक नियम को पालन नहीं करता है। ठीक है, ये क्या है, योग संक्रिया के लिए। अगर अंतर संक्रिया की बात करें तो ये तीनों नियम को यह पालन नहीं करता है। कौन, प्राकृत संख्या। गुणन संख्या में ये तीनों नियमों का पालन करता है और भाग संक्रिया में इन तीनों नियमों का पालन नहीं करता। कौन, प्राकृत संख्या। अब देखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जब योग संक्रिया होती है, योग की संक्रिया मतलब हम लोग जब जोड़ते हैं तो संवरक नियम, क्रम विनिमय नियम और साहचर्य नियम तीनों नियमों का पालन करता है, लेकिन अंतर संक्रिया में इन तीनों नियमों का पालन नहीं करता है। ठीक है, फिर गुणन संक्रिया में इन तीनों नियमों का पालन करता है और क्या करता है, जब भाग संक्रिया होती है, जब भाग दिया जाता है तो इन तीनों नियमों का पालन नहीं करता है। अब बात करते हैं पूर्णांक संख्याओं की। तो पूर्णांक संख्या क्या करते हैं, योग जब संक्रिया होता है तो इन तीनों नियमों का पालन करता है, लेकिन अंतर संक्रिया में सिर्फ संवरक नियम का पालन करता है, क्रम विनिमय और साहचर्य नियम का पालन नहीं करता है। उसके बाद गुणन संक्रिया की बात करते हैं तो गुणन संक्रिया में इन तीनों नियमों का पालन करता है और भाग संक्रिया में तीनों नियमों का पालन नहीं करता है। ठीक है, हमसे जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए सीजी शिक्षा ऐप और पाइए अंग्रेजी मीडियम की नर्सरी, LKG और UKG की क्लासेस, वो भी एनिमेटेड वीडियो के साथ, और पाइए हिंदी मीडियम के 6वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक की क्लासेस, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक शास्त्र और स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस मात्र 500 रुपये सालाना शुल्क के साथ। ये क्लासेस अनाथ बच्चों के लिए मुफ्त रहेंगी और अनाथ बच्चों के लिए मुफ्त क्लासेस के लिए हमको स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि सीजी शिक्षा ऐप डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। सीजी शिक्षा गूगल प्ले में सीजी शिक्षा ऐप करके आप सर्च करेंगे, टाइप करके, उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार का लोगो आपको शो होगा। आप इसको डाउनलोड करके हमसे क्लासेस प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।